नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरा कार्यक्रम टू दी पॉइंट विद आनंद वर्धन, जिसमें मैं बात करता हूं आनंद से करंट हॉट टॉपिक्स पर। आनंद, शुरू करते हैं। कल शाम की खबर है कि वेस्ट बंगाल में एक आरटीआई फाइल की थी। कांग्रेस एमपी हैं ईशा खान चौधरी, तो उसका जवाब आया था और जो वो डेटा वहां से निकल के आया है वो बहुत शॉकिंग है। अगर आप ये पहला स्लाइड देखेंगे तो बंगाल में 38 लाख के ऊपर अपील्स फाइल करी थी लोगों ने। ये तरह तरह की अपील्स हैं और इसमें से 82,782 अपील्स अभी तक डिस्पोज हुई हैं। लेकिन शॉकिंग खबर ये है कि इसमें से 75,400 से ज्यादा जो अपील्स थी वो मान ली गई हैं और वो वोटर लिस्ट में वापस आ गए। लेकिन ये वो लोग हैं जो वोट नहीं दे पाए थे पिछले इलेक्शन में। इसी का मैं आपको अगला डेटा दिखाता हूं। तो अगर आप ये स्लाइड देखेंगे, इन ये जो अपील्स थी 38 लाख के करीब, इसमें 7 लाख एक्सक्लूजन अपील्स थी। एक्सक्लूजन वो लोग थे कि जिन्होंने अपील की कि भाई मेरा नाम आपने काट दिया है इसमें से। और अगर आप ये रेट ले लें कि 91% रिस्टोर हुई है, जो कि आपके हमारे सामने ये डेटा है, तो 6,30,000 से वोटर्स पोटेंशियल रिस्टोरेशन है। अगर हम ये पूरी 7 लाख अपील हम देखेंगे, अभी तो हम केवल 82,000 पर पहुंचे हैं। तो 92% वहां पे वोटिंग एवरेज था। तो लगभग 6 लाख वोट्स पिछले इलेक्शन में कम पड़े हैं। और ये तो कहने की जरूरत नहीं है ये किस इलाके के थे। ये ज्यादातर मालदा मुशीराबाद वहीं से निकल रहे हैं। मेरे पास एग्जैक्ट अभी कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज डेटा नहीं है, उस पर मैं काम कर रहा हूं। लेकिन एक ब्रॉड नंबर ये है कि 49 सीट्स वर एट रिस्क। इसमें जीत का मार्जिन इतना कम था कि अगर ये 6 लाख आ जाते हैं वोट्स वापस, तो यहाँ पे ये शायद इसका जो रिजल्ट आया था वो बदल सकता है। हमारा इलेक्शन कमीशन चुप है, सुप्रीम कोर्ट चुप है। मेरा आपसे ये प्रश्न है, क्या अब बंगाल का इलेक्शन हमें दोबारा से देखना चाहिए और ये कैंसिल होना चाहिए? कुछ ऐसा मुहिम चलनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा साफ है कि ये इलेक्शन जीता नहीं है, जिताया गया है। आनंद। जी। हाँ, अजय, ये बहुत ही स्पष्ट हो जा रहा है और ये स्पष्ट हो जा रहा है कि जो एम्पायर हैं, ऐसे लोग जिनका काम एम्पायर या रेफरी होने का था, ऐसे लोग जिनको निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी इस देश का संविधान देता था, वो निष्पक्ष नहीं थे। ये तो पहली चीज़ तय हो गई। सबसे बड़ी बात यह है, जो ज़्यादा खतरनाक है, दो चीज़ें। जो इलेक्शन कमीशन का ऑफ इंडिया का ऑफिस है, वो ये माना जाता है कि वो निष्पक्ष रहेगा और वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएगा, लेवल प्लेइंग फील्ड। वो नहीं है। दूसरा जो और भी शॉकिंग है, जो हमारी जुडिशियल सिस्टम है, जो जुडिशरी है, वो भी निष्पक्ष नहीं है। क्योंकि अगर जुडिशरी ये कहती है कि साहब आगे वोट दे दीजिएगा, क्या फ़र्क पड़ता है इसमें, तो वो एक बहुत ही, मैं तो उसको घटिया बात कहूँगा। और पीपल हु हैव टोल्ड दैट, वो शायद उस कुर्सी पे बैठने के लायक नहीं, अगर उनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि मतदान का अधिकार कितना आवश्यक है। अब मैं, चूंकि आपने आंकड़े की बात की, उस पर बात करके मैं थोड़ा और वो कर लूँगा। बंगाल में बीजेपी को, मतलब एनडीए को 2.93 करोड़ वोट मिले। 2.93। ये फिगर्स मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ये जरा समझने में फिर आसानी हो जाएगी। और ममता बनर्जी को, जो उनकी तृणमूल कांग्रेस है, उसको वोट मिले 2.6 करोड़। डिफरेंस इन एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वोट्स का 33 लाख का था। अब अगर आप 33 लाख वोट की बात करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अभी हम लोग लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, ये दोनों जोड़ लेंगे तो ये उनसे ज़्यादा ही हो जाएंगे, इवन इन दिस वो। लेकिन चूंकि वो साथ नहीं लड़े हैं, इसलिए हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। मेरा सिर्फ कहना यह है कि आपने जो पहली स्लाइड दिखाई थी, उसमें 38.38 लाख 10,000 लोग थे। 38 लाख 10,000, उसका 91% कर लीजिए बहुत क्विकली। उसका 91% करीब 34.70 आता है। नाउ दैट इज द डिफरेंस जो उससे ज़्यादा है।
अगर अगर नेक टू नेक भी करें, जैसे 92% आपने बताया, 92% पोलिंग हुई, तो बीजेपी से शायद 2-4 वोट ये ज़्यादा, और ये बिल्कुल क्लियर है, अब ये जो रेस्टोरेशन भी हो रहा है, ये ज़्यादा मुसलमानों के वोट काटे गए, मेजॉरिटी में जो मुसलमानों के काटे गए, ये ज़्यादा वो वोट काटे गए जो जो तृणमूल कांग्रेस के प्रति जिनकी सद्भावना थी, हुआ बेसिकली गोइंग टू वोट फॉर तृणमूल कांग्रेस, वो आइडेंटिफाई करके उस तरह के वोट कटाए गए। अब इलेक्शन कमीशन का इसमें कोई, दे हैव नो एक्सप्लेनेशन, उनके पास कोई कोई कारण नहीं है कि वो ऐसा क्यों हुआ है। और उसी से रिलेटेड एक बात और बता दें कि बहुत सरप्राइजिंग चीज़ हुई अभी, जो विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग, 25 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन लगी हुई थी, जो 20 तृणमूल कांग्रेस के एमपीज जो डिफेक्ट होके एक नई पार्टी बनाए हैं, उसमें जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं नहीं कैसे क्या, उस पर इशू नोटिस करता है, उसी दिन जून जून महीने की जो एक एप्लीकेशन दी गई है टू स्पीकर ऑफ द हाउस कि साहब ये गलत हुआ है, इस पर आप वो करें, वो जून में सोते रहे बिरला जी, जुलाई सोते रहे, अगस्त में 24 अगस्त तक सोते रहे, 25 को जब सुप्रीम कोर्ट का आता है तो उसी दिन जल्दी से वो भी उनको इशू नोटिस कर देते हैं। नो, ये साफ साफ है, ये सब मिली भगत है, ये पूरे सिस्टम को इन लोगों ने पल्यूट कर दिया है। दे हैव मतलब जो इस समय देश का चुनावी पूरी प्रक्रिया है वो पूरी तरह से बीजेपी के कब्जे में है थ्रू ज्ञानेश कुमार, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह की टिप्पणी दे के उसको लगता है कि नहीं क्या फिर से चुनाव कराएं, वो जानता है फिर से चुनाव नहीं हो सकते हैं। उसने तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ टिप्पणी की थी कि महाराष्ट्र में वो गलत चीफ मिनिस्टर ढंग से हटाए गए थे, क्या रिस्टोर हुए, उन्होंने ये टिप्पणी, बीजेपी ने ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी टिप्पणी दी थी कि जो इलेक्शन, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं ये गलत हैं, गैर कानूनी है, इलीगल हैं, क्या वापस लिया। तो ये सारा मिली भगत है, इन लोगों को क्यों डरते हैं, इनका क्या क्या अपना हित है, ये सामने आ रहा है, एवरीवन नोज अबाउट इट। लेकिन स्थिति बिल्कुल क्लियर है, जो आपने जैसा कहा कि अगर ये एसआईआर इस तरह से नहीं हुई होती तो शायद बंगाल की स्थिति कुछ और होती। अजय जी आनंद, अब मैं चलता हूं आज के दूसरे टॉपिक पर। राहुल गांधी पूना गए थे, वहां एक आदिवासी लड़की से मिले, उसने कुछ बातें उन्हें बताई, आके उन्होंने वापस देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखी उस शिकायत को लेके, और शायद उसी दिन शाम तक देवेंद्र फडणवीस ने वो बात मान ली। बात थी उनके ट्राइबल हॉस्टल्स की, कि उसमें 30 साल तक की उम्र की लड़कियां रह सकती थी, शायद अब वो लिमिट हटा दी गई है, और यही इसी वजह से वहां भूख हड़ताल पे ये लड़कियां बहुत दिन से बैठी हुई थी। और भी कई चीजें थी, लेकिन मैं जो आपसे प्रश्न इस बारे में है कि जहां राहुल गांधी जाते, पहले वो दिल्ली गए, वहां पे एफआईआर कराई, फिर पुणे गए, वहां ये हो गया। तो सरकार इनसे इतनी डरी हुई है इस वक्त, वो क्या रीजन है? और दूसरा, ये जो छात्रों का हमारा जो एंगर है, ये खत्म होते नजर नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं छात्र आंदोलन चलता रहता है, कभी आप दिल्ली में देखेंगे, कभी आप रांची में, और बिहार में ये कंटिन्यूअसली चलता ही आ रहा है। 2 दिन पहले ऐसी खबर आई है कि एक 6 साल के बच्चे को भी वहां पे प्रदर्शन में था, उसको पुलिस ले गई। उसके कई वर्जन है, पुलिस कहती है कि हम उसने उसको वहां खतरा था, माँ बाप को सौंप दिया, और वो बच्चा खुद कह रहा है कि मेरे को 6 घंटे बिठा के रखा और डांटा डपटा भी और पुलिस ने। तो एक तरफ राहुल गांधी है, छात्र आंदोलन चल रहा है, और दूसरी तरफ हमारी सरकार है। ये ऐसा लगता है इन्हें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें, मतलब जिसे बोलते हैं सुधरने को तैयार नहीं है। तो ये तो बढ़ता जाएगा। 5 सितंबर को फिर से सीजेपी ने ऐलान किया है कि वो दिल्ली में मार्च करेंगे। तो आपका ओवरऑल व्यू ये छात्र आंदोलन पर, राहुल गांधी पर और सरकार के रिस्पॉन्स पर मैं चाहूंगा आप थोड़ा बात करें। आनंद। मैं अजय, जो आदिवासी हॉस्टल की बात है उसका मेरा व्यू थोड़ा सा फर्क है बाकी लोगों से। 2 इंसिडेंट हुए, और मतलब एक राहुल गांधी की शायद 22 को रैली थी अगर मैं गलत नहीं हूँ, 22 को या 24 को, जो भी थी, 24 को थी, 24 को रैली थी पुणे में।
और 23 को ये एफआईआर वाला मामला हुआ। अब एक ही पार्टी की सरकार है, एक केंद्र में सरकार है और एक महाराष्ट्र में सरकार है। दोनों का ट्रीटमेंट आप देख लीजिए, बिल्कुल फर्क था। और शायद इसको बीजेपी, इसको कांग्रेस और विपक्षी पार्टी इसको एज अ विक्ट्री ट्रीट कर रही है। मैं विक्ट्री नहीं मान रहा हूं पुणे वाली बात को, मैं उसको दूसरे ढंग से देख रहा हूं। आई विल टेल यू वाई। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पे एक बहुत ही बेसिक काम होता है जो एफआईआर लिख लेना। ये कोई काम ये नॉर्मली लिख दी जाएगी। मतलब मैं भी काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं भी अगर जाऊँ कोई ऐसी एफआईआर के लिए तो मेरी एफआईआर लिख ली जाएगी। मैं ये नहीं मानता हूँ। लेकिन चूंकि वो एफआईआर क्यों नहीं लिखी जा रही थी, क्योंकि अमित शाह ने डायरेक्टली कहा था कि इस एफआईआर को नहीं लिखना है। तो एक तरफ अमित शाह अपने को बुलडोज कर रहे थे, वो ये मान रहे थे कि मैं कुछ हो जाए, मैं अपनी दादागिरी दिखा रहे थे, जिस तरह से गुजरात में चलाते हैं कि इसको मार दो, उसको ठोक दो, इसको कर दो, इसको हटा दो, इसको वो कर दो, इसको लटका दो, इसको। वो उस माइंडसेट में थे। वहां पे एफआईआर लिखवाने से बिल्कुल स्पष्ट है कि वो अमित शाह के जो दादागिरी है, जो अमित शाह का जिस ढंग से चलाते हैं, उसकी हार है। ही हैज टू कंसीड दैट ही कैनॉट बी अबव कॉन्स्टिट्यूशन और अबव द लॉ ऑफ दिस लैंड। ये बिल्कुल साफ साफ है। उसमें राहुल गांधी ने इस देश के संविधान और इस देश की जो लॉ है उसको कायम रखते हुए वो करवाया, तो उसको मैं जीत मानता हूं। पूना वाली बात को मैं थोड़ा सा डिफरेंटली इसलिए देख रहा हूं। दो चीजें, उस लड़की ने डायस पे आके राहुल गांधी से कहा कि ये हो जाना चाहिए, 30 साल की एज है, वो हम लोग उससे ज़्यादा काम, वो जायज़ मांग है। लेकिन और उसमें राहुल गांधी ने चिट्ठी भी लिखी। लेकिन मेरा नज़रिया यह है कि वो चिट्ठी लिखने के बाद देवेंद्र फडणवीस उस पर रिस्पॉन्ड तो किए। भाई देवेंद्र फडणवीस भी तो अमित शाह का वो करते और फिर उसके बाद अपनी छीछा लेदर करवा के तब मानते। और ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि देखिए एफआईआर लिखना इज अ वेरी बेसिक थिंग विच या तो लिखी जाएगी या नहीं लिखी जाएगी। यहाँ पे ये इसमें बहुत से प्रोसीजरल होंगे। आप भी समझ सकते हैं कि अगर 30 साल से उसको 35 जो भी करना है या एज लिमिट हटानी है तो उसमें एक, लेकिन आई मस्ट एडमिट कि वो प्रेशर बन चुका है। और उस प्रेशर को, बीइंग अ बेटर पॉलिटिशियन, देवेंद्र फडणवीस उस प्रेशर को समझते हैं एंड ही इज रिस्पॉन्डिंग दैट वे। देवेंद्र फडणवीस गुंडागर्दी नहीं करते हैं। देवेंद्र फडणवीस हो सकता है पैसा बनाते हो, वो भ्रष्टाचारियों को, लेकिन गुंडा वाला उनका एटीट्यूड नहीं है। वो जब बात भी करते हैं, इनका एटीट्यूड तो गुंडे वाला है ना। ये जो हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं, इधर कैसे करोगे, देख लेंगे, निकाल बाहर करो, मारो लाठी, लगाओ डंडे, ये वाला है। तो दैट इज द ट्रीटमेंट। देवेंद्र फडणवीस नोज की इसको रजिस्ट करना मुश्किल है। तो एज आई विल से कि लेट अस ऑल्सो एक्सेप्ट दैट एटलीस्ट ही वॉज, आई विल से ही वॉज देयर, कि उनके इतनी संवेदना बची थी कि ही रिस्पॉन्डेड टू दैट ओकेजन। जो अमित शाह के बाद, अमित शाह को सीखना चाहिए कि ये कैसे देवेंद्र फडणवीस ने, क्योंकि आप नहीं करते तो क्या होता, एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता था, आंदोलन बड़ा खड़ा हो जाता तो क्या होता, फिर करना तो पड़ता आपको। तो वो जो अमित शाह, क्या एक इन लोगों का जो एटीट्यूड है, मेरी जेद मेरा, अरे भाई आप ही के लोग हैं, आप ही के लोग कर रहे हैं। कोई उससे 30 साल से कोई अगर 40 साल कर रहे हैं तो कोई राहुल गांधी थोड़ी वहाँ रहने आ जा रहे हैं, या प्रियंका गांधी थोड़ी रहने आ जा रही हैं, या कांग्रेस के वर्कर। अरे भाई ये एक सार्वजनिक काम है। उसी तरह से एफआईआर वाली बात थी। तो मेरे ख्याल में वो ट्रीटमेंट का वो है और इट इज़ गुड। अब जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको वो कर रहे हैं, वो 6 साल के बच्चे को वाली जो बात है, मैसेजिंग बिल्कुल क्लियर है। और ये बिल्कुल इट इज़ अ गुजरात मॉडल विच अमित शाह परस्यूज। अच्छा, सम्राट चौधरी अमित शाह के आदमी है, अमित शाह के रहमो करम पे है। देवेंद्र फडणवीस अमित शाह का बस चले तो देवेंद्र फडणवीस को चीफ मिनिस्टर ना बनने दें, क्योंकि अमित शाह ने ही उनको ह्यूमिलिएट करने के लिए, जब एकनाथ शिंदे बने थे चीफ मिनिस्टर, तो ह्यूमिलिएट करने के लिए अलग से फोन करके कहा था कि नहीं तुम्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना है। एंड द स्टोरी गोज कि देयर वाज सम लेन देन था जिसमें देवेंद्र फडणवीस ने इनकी बात नहीं मानी थी, इनका कोई लेन देन था, उससे गुस्सा है कि भाई मेरे लेन देन में कहीं इन्होंने मतलब ही वॉज नॉट रेडी टू हिज लाइन। ये भाई साहब जो कहेंगे दिन दिन रात रात खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। तो सम्राट चौधरी साहब को जो बिल्कुल क्लियर ये है, 6 साल के बच्चे को अगर आप थाने ले जाते हैं, जब आप कुछ भी कहिए, पुलिस आज भी, पुलिस को देख के आपको इस देश के किसी भी नागरिक को, और मैं 99% नागरिकों को देख के कोई सुकून नहीं आता है। उनको नहीं लगता है ओ अच्छा पुलिस आ गई।
उनको पुलिस देख के भय होता है। हिंदुस्तान में पुलिस को देख के आपको भय होता है, पुलिस को देख के आपको ये नहीं होता है इत्मीनान कि भाई आ गए, अब कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो बेसिकली करना चाह रहे हैं वो अमित शाह की स्टाइल है कि बच्चे को करो, पेरेंट्स भी डरें, सब लोग डरें कि बच्चे को इस तरह से नहीं, तो और कड़ाई करें। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो 6 साल 8 साल जो जो जन अल्फा अल्फा है, ये नहीं डरने वाला है, ये नहीं समझ, वो अपनी लॉजिक है उनकी, अपने ढंग से सोचते हैं। उसको आप हरेन पांड्या और जस्टिस लोया का डर दिखा के आप उसको नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। यू हैव टू कम्युनिकेट विद देम, यू हैव टू अंडरस्टैंड देम, और तब आप ये करिए। आपको लग रहा है कि आप एक बच्चे को ले जाके और उनके माँ बाप को भी डरा देंगे, माँ बाप जरूर डर सकते हैं लेकिन बच्चे नहीं डरने वाले हैं। अच्छा, और ये उसको और कॉम्प्लिकेट कर रहा है। जो सीजेपी का मार्च है 5 सितंबर का, वो मार्च किस बात के लिए है? वो मार्च एक बात के लिए जो आपने कहा था, इट वॉज योर अश्योरेंस दैट हमने ये बात करेंगे, हम ये पैसा देंगे, हम इतना करेंगे, हम एफआईआर वो करेंगे, आप उसमें कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो ये तो आप इनवाइट कर रहे हैं ना, क्योंकि आप किसानों को बेवकूफ बना चुके हैं। आपको क्या लगता है कि आप हर जगह बेवकूफ बनाएंगे? यूपी में अमित शाह ने आके भोंपू लगा लगा के कहा था कि होली दिवाली में एक एक सिलेंडर एक्स्ट्रा मिलेगा। दूसरा इलेक्शन आ गया, आज तक कुछ नहीं मिला। तो ये बच्चे आपसे बेवकूफ बनने वाले नहीं हैं, ये तय है। और अमित शाह या मोदी जी या बीजेपी को अब कोई नई टैक्टिस अपनानी पड़ेगी, बिकॉज अदरवाइज दिस इज नॉट गोइंग टू, ये वर्क नहीं करेगा। जी, इधर इधर आनंद, दिल्ली में ऐसी खबर आ रही है कि पुलिस किलाबंदी करने जा रही है। वो सारे रास्ते बंद कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से लोग नहीं आ सकते, ट्रेन बंद करने की। मतलब ये थोड़ा पागलपन सा है। इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू सीजेपी, भाई आके और आप सॉर्ट आउट करो कि आपने ये कहा था, ये फिर से ऑफेंसिव मूड में जा रहे हैं और फिर से वहां बवाल हो सकता है। मतलब इनवाइटिंग ट्रबल, वहां पे दंगे फसाद। ऐसा लगता है मेरे को ये चाहते हैं कि दंगा हो दिल्ली में। आनंद, नहीं, ये तो तय बात है कि बीजेपी के लिए ज़्यादा सहूलियत ये रहती है अगर दंगा हो, कोई भी दंगा हो। अगर सीमा पे गोलीबारी हो, युद्ध हो, दंगा हो, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो, तो आहा क्या कहने ही कहने। बीजेपी को लगता है फिर तो हमारी बिल्कुल हरियाली है, वो फर्टिलाइजर का काम करेगी, ऐसी ऐसी खेती करेंगे। जितना ज़्यादा जितना ज़्यादा देश अस्थिर रहेगा उतना बीजेपी की चांदी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, तो एवरीवन नोज अबाउट इट। लेकिन ये फिर जो आप कह रहे हैं ना, इनको एक चीज़ समझनी चाहिए। सीजेपी के साथ इनका एक फायदा यह है, जो एक एडवांटेज में है, कि सीजेपी इज नॉट टुडे टिल नाउ इट इज नॉट अ पॉलिटिकल बॉडी। दे आर नॉट आस्किंग फॉर पॉलिटिकल कंसिडरेशंस। कांग्रेस से आपको दिक्कत होगी ज्यादा, क्योंकि कांग्रेस इज अ पॉलिटिकल पार्टी। सीजेपी की बहुत बेसिक सी डिमांड है कि आपने कहा था, सीजेपी ने नहीं कहा था, आपने कहा था सारे केसेस वापस हो जाएंगे, वापस कर दीजिए। आपने कहा था कि बच्चों को कॉम्पनसेशन मिलेगा, कॉम्पनसेशन दे दीजिए। कल ही अगर खबर आई, अगर आपने देखा हो, कोटा में फिर एक बच्चे ने सुसाइड किया है, यस्टरडे ओनली, तो वही नीट वाला। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये तो, अच्छा, इनको अगर ये लगता है कि वो किलेबंदी करके वो करके, मैं एक मनीष रीबॉन्ड हैं, वो छत्तीसगढ़ से अच्छा लिखते हैं, हम लोगों ने इस बार डिजिटल वो भी दे, मैं फिगर्स भूल रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि भारत की टोटल जेल की शायद स्ट्रेंथ 5 लाख या कुछ है, मतलब ऑल दी जेल टुगेदर इट इज आउट। मैं फिगर्स को मैं आई एम नॉट वेरी श्योर, बट वो 5 लाख के आसपास है। 50 लाख लोग आके खड़े हो जाएंगे, चलो जेल में डालो, नहीं होता है ऐसे। तो वो मुझे ये लग रहा है कि अगर ये यहाँ किलेबंदी कर भी लेंगे, एज यू राइटली सेड, दे आर इन्वाइटिंग अ बिगर प्रॉब्लम फॉर देमसेल्व्स, जहाँ पे इनको फिर मुंह की खानी पड़ेगी। आप देश को और ख़ास करके इस जनरेशन को इस तरह से दबा के, इस तरह से किलेबंदी करके नहीं हैंडल कर सकते हैं। आपको उनकी बातों को सुनना होगा, समझना होगा, उनकी ग्रीवांसेस को यू हैव टू एड्रेस दोज ग्रीवांसेस। वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि कल के दिन किसी को दे दो। अरे भाई, आप कुछ इस पर दिखे तो कि कुछ काम हो रहा है। तो दिस इज बीजेपी इज इनवाइटिंग ट्रबल। अजय, ये आनंद, अब मैं आता हूँ तीसरे क्वेश्चन पर। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मोहन भागवत के बारे में। बेसिक एक मेरा प्रश्न है, ये यूएस क्या करने गए हैं वहां पे? ऐसा कहा जा रहा है कि यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन में ये भाषण देने जा रहे हैं, एकता के ऊपर। और यहाँ घर में बैठ के ये पोलराइजेशन करते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, मनुस्मृति और वुमेन फ्रीडम कर्टेलमेंट, इस सब की बात ये यहाँ करते हैं।
और ये वहां पहुंच गए हैं। और जैसा कि होना था, इनका विरोध काफी चल रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, यूएससीआईआरएफ, इन्होंने उसने ऑलरेडी इनके अगेंस्ट ये कहा है कि आरएसएस को बैन करना चाहिए। और यूएससीआईआरएफ, मैं बता दूं, ये कोई प्राइवेट एनजीओ नहीं है। ये वहाँ की सरकार का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और ये रिपोर्ट करता है वहाँ की सेनेट को और प्रेसिडेंट को। ये वहाँ पर एडवाइस देता है। फिर हमारे न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी साहब, उन्होंने भी ये बोल दिया है कि आई एम अगेंस्ट हिम, लेकिन ऑफिशियल कैपेसिटी में मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ क्योंकि ये एक प्राइवेट फंक्शन है। तो इनकी हर तरफ से बेइज्जती हो रही है और फिर भी वहां पे पहुंचे हुए हैं। तो मेरा यही प्रश्न है, ये वहां करने क्या गए हैं, आनंद? नहीं, देखिए, एक चीज़ तो ये तय है कि इन लोगों को एक चीज़ समझ ही में नहीं आ रहा है कि ये जेंजी और इन लोगों से कैसे कनेक्ट हो। दूसरी एक दिक्कत क्या हो रही है कि दो तीन चीज़ें हो रही हैं। मोदी जी और बीजेपी एज ऑन डेट ऑल टाइम लो पे है एज फार एज अ फॉरेन थिंग इज कंसर्न। मोदी जी की क्या हालत हो रही है, मतलब यूके के प्राइम मिनिस्टर से लेके अमेरिका के पास्ट एम्बेसडर तक क्या बता रहे हैं कि ये डरता है, ये आता नहीं है। वो जो नारे बच्चे लगा रहे थे ना कि जब जब मोदी डरता है पुलिस के पीछे छुपता है, क्या क्या ये सब उसी नारे की तरह से लग रहा है। उन लोगों ने उस नारे का मतलब समझ लिया। ही सेज ही शाइज अवे फ्रॉम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस एंड हाउ। ये तो पूरी दुनिया के सामने इनकी ये एक एक पोल पट्टी खुल गई है। इनके पास लोग कौन है? इनके पास इनके सबसे पहले नंबर के सलाहकार डोवाल साहब। डोवाल साहब अगर चले जाएंगे तो उनको डर ये है कहीं वो अरेस्ट न कर लिए जाएं। पुन्नू वाले मामले में उनके ऊपर भी एफआईआर है। दूसरे इनके सबसे ज़्यादा जो क्रैक टीम है वो अमित शाह। वो आज तक विदेश नहीं गए हैं। उनको पता है कि अगर कहीं विदेश गए भैया, कहीं दल लिए गए तो लंबे चले जाएंगे। नो, हु इज गोइंग टू रिप्रेजेंट? एस जयशंकर। एस जयशंकर से ये थोड़ा इसलिए है कि एस जयशंकर जैसा व्यक्ति 20-20 दिन आदमी, हम लोग अगर नौकरी कर रहे होते अजय, तो तुम अपने किसी जूनियर को भेजते तो उसको तुम निकम्मा ही मानते कि 20 दिन तक रहे, एक पास तक नहीं जुगाड़ कर पाए। अब स्वेरिंग इन सेरेमनी 20 जनवरी 2025 के लिए कितना वहाँ लगे रहे थे। बताया जा रहा था कि नहीं नहीं वो ट्रेड डील है। ट्रेड डील तो आज तक नहीं हुई। सारी पेनाल्टी ही डील हुई है, कोई ट्रेड डील तो हुई नहीं है। दे उस लगे रहने के बाद ये ऐसा व्यक्ति जो एक पास भी नहीं जुगाड़ कर पाया, उल्टे वो एप्स्टीन फाइल ज़्यादा खुल गई। तो इन सारे उसमें इनके पास कौन व्यक्ति है? हरदीपुरी जाएंगे तो फिर 20 चीज़ शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए ये एक सोची समझी रणनीति है कि मोहन भागवत जी को भेजो। अब मोहन भागवत जी तो आरएसएस के हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उस तरह की लगेगा कि बड़े वो हैं। वो कहीं दिखता ये है कि दे आर, मतलब वो बीजेपी को भी सीख दे रहे हैं, मोदी जी को भी सीख दे रहे हैं, ये सारा कुछ लगता है। बेसिकली इट इज़ दी फॉरेन जो। अच्छा, हमारे यहाँ क्या हो रहा है, इनके दूसरे एक क्रैक टीम के एक आदमी थे, राम माधव। राम माधव जी वही हैं जो अब जनरल सेक्रेटरी भी बना दिया गया। वही राम माधव हैं जो सतपाल मलिक के पास अनिल अंबानी की फाइल बगल में दबा के गए थे 300 करोड़ की घूस की पेशकश करने। तो वो डीलर हैं बेसिकली। वो अपने को कुछ भी कहें, लेकिन वो जब डील की फाइल उन्होंने, अच्छा, उसके एक सीबीआई इंक्वायरी हुई, जिस आदमी ने पेशकश की थी उससे नहीं पूछताछ हुई, सतपाल मलिक से पूछताछ होने लगी थी अस्पताल के बेड पर। तो ये राम माधव जी हैं। राम माधव जी क्या हैं? वो अमेरिका गए थे और उन्होंने अमेरिका में ये सार्वजनिक रूप से कहा था कि भाई आप और क्या करें, हम तो आपकी सारी बातें मानते हैं। ये उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था। फिर एक आया था कि ये यूके भी गए और ये श्रीलंका भी गए और ट्रैक टू डिप्लोमेसी कर रहे हैं। ट्रैक टू, तो ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी कर रहे थे, पाकिस्तान के साथ बैठ के बातचीत कर रहे थे। आपने यहाँ पे तक ले आए हैं कि इस देश का जो कश्मीर अभिन्न हिस्सा है उसको सर्जियो गोर, जो अमेरिका का सबसे प्रमुख, वो केवल राजदूत नहीं है भारत का, वो स्पेशल एनवॉय टू साउथ एशिया है, वो कहता है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया। उसने इंटीग्रल को ही हटा दिया। उसने अभिन्न नहीं है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। नो, ऐसे में मोहन भागवत को, इन लोगों के पास तीर कोई नहीं है। इनको लगता है मोहन भागवत जाएंगे तो इसको वो बैकफायर कर रहा है। क्योंकि जो सबसे बड़ी बात है जिसका आपने जिक्र किया, CIRF, आपने ममदानी ने ओपन प्लेटफॉर्म पे कहा। और क्या कल अगर कोई सोशल मीडिया पे हो तो जिस तरह का कितना ज़बरदस्त विरोध हो रहा है, ज़बरदस्त,
मतलब विरोध भाषण से हो रहा है, और एक भाई साहब तो वो वही वैन ही घुमा रहे हैं कि ये गांधी के हत्यारों को मत आने दो, गांधी के हत्यारों को मत आने दो। भाई आरएसएस, ये तो सात्विकी सावरकर ने कोर्ट में स्वीकार किया कि गांधी की हत्या में आरएसएस का हाथ था। ये तो ही हैज इन्हीं का आदमी था, सावरकर जी के आदमी थे। उसने खुद कहा कि तो ये सारे चीजें को सुलझाने के चक्कर में सावरकर जी वहां गए, अरे माफ कीजिएगा, भागवत जी वहां गए। अब प्रश्न और भी उठ रहे हैं, भागवत जी अपने को, अच्छा आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो रजिस्टर्ड नहीं है, ऑफिस बड़े बड़े हैं, मैं सबका पेपर देखूंगा, मैं, मेरे पास पेपर नहीं है। आप अपना पेपर दिखाइए, आप अपना पेपर दिखाइए, आप अपना आधार दिखाइए, तो आप अपना ये दिखाइए, तो अपने माँ बाप का दिखाइए, आप माँ की जन्म तिथि लाइए, फादर का डेट ऑफ बर्थ लाइए, बट आई डोंट हैव अ पेपर, आई विल नॉट शो। प्रियंक खड़गे से, तो ये इनका एक डेस्परेट सी चीज़ है, और वो भी मेरे ख्याल में अब इनके दिन खराब चल रहे हैं। ये इन लोगों को नहीं पता रहता, शायद ये अगर चुपचाप चले गए होते। मैं एक आपको और खबर दे दूं, जो आप ही, हम अभी हैदराबाद आपके साथ थे वहाँ, रेवंत रेड्डी को इसलिए रोका गया कि वो डेट्स वर क्लैशिंग। अच्छा रेवंत रेड्डी वाज अच्छा आल्सो इन न्यूयॉर्क फॉर द सेम डेट्स। तो भाई इन्होंने अमेरिका से ये सब करा के उनको कहा गया कि नहीं, वो मैं सॉरी, हिंदुस्तान का जो भी विभाग है, मिनिस्ट्री ऑफ होम ही है शायद, उसने नहीं अभी आप नहीं जा सकते हैं। मतलब एक चीफ मिनिस्टर वो अपने यहाँ के लिए इन्वेस्टमेंट लाने नहीं जा सकता, यूके चला गया था। और साथ में गुजरात के जो पटेल जी हैं, वो जनवरी में एक वाइब्रेंट गुजरात होने वाला, उसके लिए भी घूम रहे हैं वहां। और इनसे कहा गया कि नहीं नहीं, इट इज, आप जिनसे मिलना है वो अप्रोप्रिएट फॉर अ चीफ मिनिस्टर नहीं है। हु विल डिसाइड अप्रोप्रिएट फॉर अ चीफ मिनिस्टर है कि नहीं है? हु इज गोइंग टू डिसाइड? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इस समय वो है, और भागवत जी के जाने से चीजें और खराब हो गई हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अजय जी जी आनंद, थैंक यू वेरी मच समय के लिए, इंटरेस्टिंग एज यूजुअल। फिर मिलेंगे हम अगले थैंक हफ्ते। यू, थैंक नमस्कार यू अजय। नमस्कार।